हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है कॉरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध विश्लेषण। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें और अपने टॉपिक को डिस्कस करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं हम, सहसंबंध। दोस्तों, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हमने की हैं वहाँ पर अभी तक हमने एक चर, एक वेरिएबल या किसी एक क्वांटिटी के बारे में बात की है। जैसे मार्क्स हैं तो मार्क्स के बारे में ही बात हो रही है, या फिर अगर कोई भी चीज़ है, एक्स वेरिएबल है तो एक्स ही है। फ्रीक्वेंसी उस एक्स वेरिएबल का ही होता है कि वो कितनी बार आ रही है। तो हम अभी तक जो भी हमने डिस्कशन की हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो हमने की हैं, या तो सेंट्रल वैल्यू निकाली है हमने या मेजर ऑफ डिस्पर्जन किया है। उन सब में हमने एक वेरिएबल की बात की। अब कॉरिलेशन के अंदर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉरिलेशन क्या है कि जब अगर कोई दो वेरिएबल या दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ मूव करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो एक दूसरे से संबंधित हैं, सहसंबंध में हैं, ठीक है। If two variables or quantities vary in such a way that variation or movement in one is accompanied by the other, these variables are said to be correlated. तो ऐसे वेरिएबल्स को correlated कहा जाता है जहां पर किसी एक में जो मूवमेंट है वो किसी दूसरे के साथ साथ हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो रही है बट उसके साथ साथ ही वो मूव कर रहा है। तो उस सिचुएशन में उन दोनों वेरिएबल्स को, उन दोनों चरों को, उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे के साथ कॉरिलेटेड कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम और कंजप्शन, हम कहें कि जैसे जैसे इनकम में परिवर्तन होता है तो व्यय में या फिर हमारे उपभोग में भी परिवर्तन होता है। इट मीन्स कि जो इनकम और कंजप्शन है या इनकम और एक्सपेंडिचर है वो एक दूसरे से कॉरिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब कॉरिलेशन क्या है? ये जो कॉरिलेटेड टर्म्स होती हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसकी डिग्री को मापना, उस माप को हम क्या कहते हैं? कॉरिलेशन। तो द स्टैटिस्टिकल टूल विद विच सच रिलेशनशिप, विच रिलेशनशिप जो इनकम और कंजप्शन के बीच में है या किसी भी और दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, उसको मापने के लिए या उसको हम जो स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज स्टडीड इन इज कॉल्ड कॉरिलेशन एंड डिनोटेड बाय आर, ठीक है। वो स्टैटिस्टिकल टूल जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक तत्वों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं या उसको मापते हैं, उसे कॉरिलेशन कहा जाता है और उसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी उसे आर लिखा जाता है। अब बात करेंगे कि कॉरिलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो कॉरिलेशन जो है वो प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत महत्व है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है ये? बेसिकली हमें पता ही है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में जो संबंध है उसको माप सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारी जो रियल लाइफ है, जो हमारा वास्तविक जीवन है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, जिनमें एक दूसरे के साथ मूवमेंट होती है, वेरिएशन होती है। जैसे प्राइस एंड डिमांड, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वेरिएबल्स हैं जो एक साथ मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट को हम एक फिगर के रूप में, एक अंकात्मक रूप में, यानी कि उसको एक अंक दे देते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो इस तरह का है, तो वो हम माप सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्री बहुत सारे जो विश्लेषण हैं विभिन्न चरों को लेकर के, बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में बताते हैं कि ये जो चेंज आया है, आर्थिक परिवर्तन हुआ है, ये किस
किसके साथ रिलेटेड है, इसके साथ कौन कौन से और जो परिवर्तन है वो संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली अर्थशास्त्र के अंदर जो रिसर्च होती हैं उन सब के अंदर जो है कॉरेलेशन की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं वो उनके बीच में हाई कॉरेलेशन है, यानी कि बहुत उच्च श्रेणी का सहसंबंध है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रियल लाइफ में आप देखते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो भी कॉरेलेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, रिग्रेशन का इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये देखा जाता है कि मान लीजिए एडवर्टीज़मेंट और सेल में रिलेशन है कि अगर एडवर्टीज़मेंट बढ़ाई जाती है, यानी कि विज्ञापन के ऊपर खर्च किया जाता है, विज्ञापन ज़्यादा किया जाता है, तो उससे वस्तु की बिक्री पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कम पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक जो व्यापारी है, एक जो व्यवसायी है, वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि मुझे फिर इतनी सेल को अचीव करने के लिए कितना जो है विज्ञापन के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि हम एक वैल्यू के आधार पर, एक वेरिएबल के आधार पर दूसरे वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि x इतना है तो y इतना होगा। ये हम रिग्रेशन में करते हैं, पर रिग्रेशन हमारा कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो रिग्रेशन एक ऐसा टूल है, रिग्रेशन इज़ ऑल्सो अ स्टैटिस्टिकल टूल, जिसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर क्या है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की सहायता से मापते हैं और रिग्रेशन हमारा कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए आप देखेंगे कि सारी जो स्टैटिस्टिकल जब से हमने शुरू किया है एनालिसिस, तो हम हर एक चीज़ को सीक्वेंस में कर रहे हैं। पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू को डिस्कस किया, मीन मीडियन मोड, उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन किए, अब हम कॉरेलेशन कर रहे हैं, फ्यूचर में हम रिग्रेशन करेंगे। तो ये एक ऑर्डर में चल रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बेस्ड हैं। पहले ये आएगा तो हमें रिग्रेशन आएगा। तो कॉरेलेशन जो है वो रिग्रेशन को समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है और कहाँ पर इम्पोर्टेंस है, ये हमने बात कर ही ली कि कहाँ और इसकी जो उपयोगिता है वो कहाँ पर है। वो है बिजनेस के फील्ड में। जो एक बिजनेसमैन है उसे क्या प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से उसे अपने बिजनेस के अंदर परिवर्तन करने चाहिए, उसे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट पर कैसे करना चाहिए या मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो उनमें क्या है कि सेल और मार्केटिंग को हम अगर कॉरेलेट करते हैं तो उसके बेस पर हम देख सकते हैं कि कैसे इनमें कॉरेलेशन है, कैसे एक में चेंज करने में दूसरे में चेंज आएगा। तो वो अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कॉरेलेशन, कि कॉरेलेशन के कितने प्रकार हैं। तो जहाँ तक प्रकार की बात है, कॉरेलेशन पॉजिटिव कॉरेलेशन होता है, नेगेटिव कॉरेलेशन यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। तो जो धनात्मक यानी कि जो पॉजिटिव कॉरेलेशन है उसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, दोनों में जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉरेलेशन होगा, दोनों के बीच में जो सहसंबंध होगा वो धनात्मक होगा, कॉरेलेशन पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम घटती है तो कंजप्शन घटेगा, तो पॉजिटिव कॉरेलेशन हो गया। इसी तरह से प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटेगी, तो यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव कॉरेलेशन है। नेगेटिव कॉरेलेशन क्या है, जहाँ पर एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कॉरेलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कॉरेलेशन में क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में कॉरेलेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव कॉरेलेशन होगा। दूसरी तरफ अगर एक
वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोरिलेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है कोरिलेशन की वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। रेखीय और अरेखीय सहसंबंध, रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध क्या है कि जहाँ पर अगर हम कोई दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। कोई दो वेरिएबल्स हैं, ये x वेरिएबल है हमारा, ये y वेरिएबल है। ठीक है। इन दोनों की कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर उन दोनों को हम इस 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, वो किसी भी उसमें आए, अगर वो ऐसे आ रहा है, उसके जो पॉइंट्स हैं इस तरीके से कहीं भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सारे इसके ऊपर आएंगे, इससे ऊपर नीचे कहीं भी, और इसके ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कोरिलेशन होगा ये क्या कहलाएगा? एक सरल रेखीय सहसंबंध। ये एक रेखीय सहसंबंध, एक लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इस तरीके से है। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट वो अगर हम उसके जो पॉइंट्स हैं, दोनों के जो वैल्यूज़ हैं, अगर उनको हम एक डायग्राम के अंदर प्लेस करते हैं तो वो एक जो फॉर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में लेगा, तो वो रेखीय सहसंबंध है। और अगर जो x और y हैं हमारे, इसमें हमने जो पॉइंट्स हैं वो लगाए इस तरीके से, और वो कुछ इस फॉर्म में आ रहे हैं, सरल रेखीय ना हो करके बल्कि कर्व की फॉर्म में है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अरेखीय सहसंबंध। ये एक नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा, अरेखीय सहसंबंध कहलाएगा। ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। एक और चीज़ है, यहाँ पर क्या है कि अगर x में 10% वृद्धि हो रही है और y में 20% वृद्धि या कमी, परिवर्तन हम ले लेते हैं, इसमें 10%, इसमें 20%, तो ये हमेशा यही रहेगा, इसमें 10% और इसमें 20% ही होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वो चेंज होता रहेगा, कभी 10% होने से 20% हुआ है, कभी 40% भी हो सकता है, कभी 30% भी हो सकता है। तो वो एक जो उनके बीच में जो रिलेशन की डिग्री है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेगी। ठीक है। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो क्या कहलाता है? हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन, अरेखीय सहसंबंध। थर्ड जो कैटेगरी है कोरिलेशन की वो है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन तो सिंपल है, यानी जब दो चरों के बीच में हम कोरिलेशन को देखते हैं। ठीक है। दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम सिंपल कोरिलेशन, क्या है हमारा? सिंपल कोरिलेशन है जब हम 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखते हैं, तो वो होता है हमारा सिंपल कोरिलेशन। ठीक है। दूसरी तरफ मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स, ठीक है, मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच में जब हम सहसंबंध देखते हैं, यानी कि मोर देन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स से ज़्यादा के बीच में जब हम कोरिलेशन को देखते हैं तो वो होता है मल्टीपल कोरिलेशन। अब आती है थर्ड वन की, पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन देख रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम, एक समय में हम एक को कांस्टेंट कर देते हैं। जैसे x को तो हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया। y और z में कोरिलेशन देखेंगे। ठीक है। x
वेरिएबल्स तीनों हैं, लेकिन x को स्थिर कर दिया गया है, y और z में देखा जा रहा है कॉरिलेशन, या हमने y को स्थिर कर दिया, ठीक, x और z में कॉरिलेशन देख रहे हैं, या हमने z को स्थिर कर दिया, x और y में कॉरिलेशन देख रहे हैं। तो इस तरह का जो कॉरिलेशन है ये कहलाता है पार्शियल कॉरिलेशन। आगे बढ़ते हैं, कॉरिलेशन एंड कॉजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, सहसंबंध और कार्य कारण संबंध या कारण तथा परिणाम संबंध। कॉजेशन का मतलब होता है कारण और परिणाम संबंध। अब कॉरिलेशन का मतलब सिर्फ क्या है, दो जो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में संबंध, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है हमेशा ही कि उनके बीच में कारण और परिणाम संबंध हो, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को? कारण और परिणाम संबंध क्या है कि कीमत के घटने के कारण मांग बढ़ गई, ये कारण और परिणाम संबंध है, ठीक है। लेकिन कॉरिलेशन के केस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जो कॉरिलेशन है वो कारण और परिणाम संबंध के कारण भी हो सकता है और कारण और परिणाम संबंध के बिना भी दो चर एक दूसरे के साथ संबंधित हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक कारण होगा और दूसरा परिणाम होगा, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कॉरिलेशन के केस में, ठीक है। फिर भी अगर हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन अगर हमें कहीं पर देखने को मिल रहा है किन्हीं दो चरों के बीच में, तो उसके कारण और परिणाम के अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं, वो है म्यूचुअल डिपेंडेंस। या तो वो क्या है कि उनमें आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया है, ठीक है, पर इनमें से ये नहीं कहा जा सकता म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, जिनमें ये नहीं कह सकते कि कारण कौन सा है और परिणाम कौन सा है। मे बी एक टाइम में एक कारण है, दूसरा परिणाम है। जैसे कि अगर हम कहें कीमत तथा मांग, कीमत और मांग, वैसे तो हम ये कहते हैं कि कीमत के घटने के कारण मांग बढ़ गई, ठीक है, लेकिन अपोजिट भी है, मांग के बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। तो श्योरिटी से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कीमत के कारण मांग बढ़ रही है या मांग बड़े होने के कारण कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनमें म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, पारस्परिक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी एक कारण होता है दूसरा परिणाम, तो कभी वो पहले वाला परिणाम हो जाता है और दूसरे वाला कारण हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हाई डिग्री कॉरिलेशन होता है। समटाइम्स ड्यू टू प्योर चांस, जस्ट फॉर चांस, बाय चांस ही किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, संयोगवश किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहें इनकम, किसी पर्सन की इनकम और उसका वेट, ठीक है, तो देयर इज नो लॉजिक बिटवीन इन दोनों के बीच में। सपोज करो कॉरिलेशन आ रहा है 0.75, तो ये एक हाई डिग्री कॉरिलेशन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है और पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर इनकम ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बाय चांस की बात है कि हमने कोई ऐसा सेट उठा लिया जिनमें ऐसा मिल गया, बट रियल लाइफ के अंदर ऐसा कोई कारण और परिणाम संबंध नहीं है कि अगर लोगों की आय ज़्यादा होगी तो उनका वेट भी ज़्यादा होगा। इट इज़ बाय चांस कि आपने जो सैंपल लिया, जो आपने डेटा लिया, वो ऐसा लिया गया बाय चांस कि उनमें रिलेशन आ गया। तो इसमें ऐसा कोई कारण और परिणाम संबंध नहीं है, बाय चांस भी हाई डिग्री कॉरिलेशन हो सकता है। ड्यू टू थर्ड कॉमन फैक्टर, ड्यू टू थर्ड कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के अंदर हाई डिग्री कॉरिलेशन है, लेकिन दोनों ही वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि x है y है, दोनों के बीच में हाई डिग्री कॉरिलेशन आ रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि x z से रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड है, और y भी z से हाईली रिलेटेड है। तो किसी तीसरे वेरिएबल के कारण भी इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हाई डिग्री कोरिलेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है रिलेशन हो सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि चावल की उपज बढ़ने से गेहूं की उपज, तो चावल और गेहूं की उपज का एक दूसरे के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ दोनों के ऊपर किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, अच्छे मौसम का, ठीक है, कि जो मौसम है वो अच्छा रहा, बरसात समय पर हुई या खाद अच्छी मिली, तो कोई थर्ड फैक्टर है जो उनको इफेक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से उनके बीच में हाई डिग्री कोरिलेशन होगा।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। कॉरिलेशन की श्रेणियां कितनी हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कॉरिलेशन की मात्रा कितनी है, ठीक है। जब अभी हम बात कर रहे थे हाई डिग्री कॉरिलेशन, तो हमने हाई क्यों कहा, ठीक है। तो ये श्रेणियां इसकी कि कॉरिलेशन कम है, ज़्यादा है तो परफेक्ट है या बिल्कुल नहीं है, ये इसकी डिग्रीज हैं। तो सबसे पहले है परफेक्ट कॉरिलेशन। परफेक्ट कॉरिलेशन में हमारे पास क्या है, हमने इसकी दो कैटेगरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस बेस पर पॉजिटिव है 1, यानी कि जितना परिवर्तन x में आ रहा है, ठीक है, उतना ही y में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे, x जितना बढ़ा y भी उतना ही बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है और वो भी परफेक्ट है। दोनों के बीच में कितना क्या रिलेशन है, 1 का रिलेशन है। नेगेटिव, एक जितना बढ़ा दूसरा उतना ही घट गया, ठीक है। एक में जितनी वृद्धि हुई दूसरे में उतनी ही कमी आ गई, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव है, लेकिन मात्रा दोनों की समान है, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कॉरिलेशन हो गया। तो अगर हमारा जो कॉरिलेशन कोफिशिएंट है यानी कि R, ठीक है, अगर हमारे कोफिशिएंट कॉरिलेशन की वैल्यू 0.75 से लेकर के प्लस 0.75 से लेकर के +1 के बीच में आती है, ठीक है, हमने सोल्व किया, फार्मूला लगाया, कॉरिलेशन निकाला, कॉरिलेशन हमारा R से डिनोट हम करते हैं, कॉरिलेशन हमारा R है और उसकी वैल्यू 0.75 से लेकर के 1 के बीच में प्लस इसके बीच में आ रही है, तो वो पॉजिटिव हाई डिग्री कॉरिलेशन है, हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन होगा। अगर यही वैल्यू -0.75 से लेकर के -1 के बीच में आ रही है, तो ये होगा हाई डिग्री नेगेटिव कॉरिलेशन, ठीक है। फिर अगर हमारी R की वैल्यू +0.25 से लेकर के +0.75 के बीच में आ रही है, तो ये होगा मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन। और यही अगर -0.25 से -0.75 के बीच में आ रही है अगर R की वैल्यू, तो वो होगा मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कॉरिलेशन, ठीक है। लो डिग्री कॉरिलेशन मतलब कि दोनों में संबंध तो है वेरिएबल्स में, लेकिन बहुत कम संबंध है, ठीक है। तो लो डिग्री कॉरिलेशन अगर 0 से 0.25 के बीच में आती है R की वैल्यू, तो वो जो कॉरिलेशन है दोनों x और y के बीच में, वो लो डिग्री का है, मतलब बहुत कम है। और अगर 0 से लेकर के -2.5 तक है, तो ये नेगेटिव लो डिग्री कॉरिलेशन हो गया, नेगेटिव लो डिग्री नेगेटिव कॉरिलेशन। और अगर कॉरिलेशन की वैल्यू यानी R की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो कॉरिलेशन और नो कॉरिलेशन। तो इस डिग्री ऑफ कॉरिलेशन से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि जो R है हमारा कॉरिलेशन, इसकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करती है। और इसको हम कैसे रीड कैसे करते हैं, -1 लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो ये इससे क्या है, ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा है, क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना, इस सिंबल को पहचानते होंगे आप, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो R हमारा या तो -1 से ज़्यादा है या -1 के बराबर है। दूसरी तरफ अब यहाँ इधर खुला हुआ है, यानी R अब छोटा है, या वो +1 से कम है या +1 के बराबर है। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि R की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में कहीं लाई करती है, माइनस और +1 हो सकती है। तो ये हो गई डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि जो कॉरिलेशन है उसको हम दो तरीके से, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, पर यहाँ हम दो ही मेथड्स को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम सिर्फ स्कैटर डायग्राम को ही डिस्कस करेंगे। तो स्कैटर डायग्राम से हम कैसे कॉरिलेशन को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये है कि जो स्कैटर डायग्राम मेथड है, इससे हमें सिर्फ जो कॉरिलेशन है उसकी सिर्फ डिग्री का पता चलता है कि वो हाई डिग्री है, लो डिग्री है, परफेक्ट है, मॉडरेट है या ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारे पास x है यहाँ पर और यहाँ पर y है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये जो x और y की वैल्यू है उनको हमने इस 2 डायमेंशनल डायग्राम में प्लेस किया,
तो ये वैल्यूज़ इस तरीके से आ रही हैं। इसके आसपास भी मतलब बिल्कुल परफेक्टली एक ही लाइन के ऊपर आ रही हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रही हैं परफेक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इससे ना इधर जा रही हैं ना इधर जा रही हैं। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों बढ़ रही हैं। पॉजिटिव है या दोनों घट रही हैं, +1, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, अब ये मैं इसको ऐसे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमें सेम डिग्री दिखानी है, मतलब एक ही लेवल से बढ़ना और एक ही लेवल से घटना, इस वजह से हम इसको ये दिखा रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पर ही जा कर के मिले। ठीक है, ये y हो गया। अगर इन दोनों के बीच में जो हमने पॉइंट्स डाले हैं इस तरीके से, आप डॉट्स के ज़रिए, ये इस तरीके से आ रहे हैं इसी के ऊपर, इससे ना आगे इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो अब ये रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो लेकिन परफेक्ट है, तो यहाँ पर रिलेशन परफेक्ट है बट नेगेटिव है, तो इट इज़ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये हमारे पास x है, y है, और अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं x और y की हमने प्लेस की और वो इस तरीके से आ रही हैं, देखो क्या है कि ये ओवरऑल एक तरह से ट्रेंड है, ये ट्रेंड है इसका, है तो इससे लाइन से इधर उधर, लेकिन ये ट्रेंड है कि पॉजिटिव है, तो एक चीज़ तो है कि पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन क्या है, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर नहीं है, इससे ऊपर नीचे, पर हैं बिल्कुल इसके इस लाइन के पास पास, काफ़ी पास पास है, इसका मतलब यहाँ पर हाई डिग्री कोरिलेशन है, हाई डिग्री कोरिलेशन है। ठीक है, हाई डिग्री कोरिलेशन है और कैसा है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से क्या हो सकता है कि ये x है, ये y है, और इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं, x और y की वैल्यूज़ को हमने, जैसे ही आपको ये आता ही होगा ज़रूर, छोटे क्लासेस में आपने किया होगा, दो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कैसे प्लेस करते हैं, तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है कि ये इसके ऊपर चल रहा है, पर इससे कुछ ऊपर नीचे हैं, लेकिन बहुत पास पास हैं, ऊपर नीचे हैं भी तो बहुत पास पास हैं। तो पहली बात तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कोरिलेशन। दूसरा क्या है, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास हैं, इसका मतलब हाई है डिग्री, हाई डिग्री, ठीक है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर यही काफ़ी दूर दूर होता तो क्या हो जाता, ये मॉडरेट डिग्री हो जाता, लो डिग्री हो जाता। ठीक है, और अगर हमने जो डायग्राम में हमने 2 डायमेंशनल डायग्राम में हमने प्लेस की वैल्यूज़ x की और y की, और वो इस तरीके से आ गई, ठीक है, अब इसमें कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन सकती, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसा रिलेशन है इनके बीच में, तो इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन या फिर ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। तो लर्नर्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिए कमिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ, और जल्दी ही हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।